morning student. Today we are studying our chapter 5, that is contemporary South Asia. We have completed this chapter in our offline classes, but as all the students are not coming, so I have decided to record a video for you. So the chapter name is contemporary South Asia. Contemporary means it present, यानी कि मॉडर्न साउथ एशिया के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो देखिए इसके अंदर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना. और जैसे ये पॉलिटिक्स की बुक है तो हम उनके अंदर देखेंगे उन कंट्रीज़ के अंदर पॉलिटिक्स कैसी रही है, कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ साउथ एशिया. The expression South Asia usually includes the following countries: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Sri Lanka, and Pakistan. The mighty Himalayas in the north and the West Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south, west, and east respectively provide a natural insularity to the region, which is largely responsible for the linguistic, social, and cultural distinctiveness of the subcontinent. तो देखिए पहले तो इसके अंदर बताया गया है कि साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से 7 कंट्रीज़ आती हैं, इन्हें आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना. तो आपने एक एक्रोनिम के थ्रू याद रख सकती हैं, BBMP सिन, ठीक है ना. इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिग ब्रदर जो है आपके MP हैं, ठीक है ना, और उनके क्या है, सिन, ठीक है ना. BBMP सिन, बिग ब्रदर MP सिन. तो B for बांग्लादेश, B for भूटान, M for मालदीव्स, P for पाकिस्तान, S for श्रीलंका, I for इंडिया एंड N for नेपाल. तो ये 7 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना. साउथ एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज़ आती हैं, 7 कंट्रीज़ आती हैं. इसके बाद इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया हुआ है. तो देखो फिजिकल फीचर्स में ये बताया हुआ है कि इसके नॉर्थ में तो क्या है, हिमालयाज़. इसके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे कंट्री के है ना. तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज़, ईस्ट में क्या है, अरेबियन सी, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है अरेबियन सी, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और साउथ के अंदर है यहाँ पे इंडियन ओशन. ये इसके फिजिकल फीचर्स. तो देखो इन फिजिकल फीचर्स की वजह से कोई ना कोई नॉर्थ से आ सकता है क्योंकि उस साइड हिमालयाज़ है, ना कोई वेस्ट से क्योंकि साइड अरेबियन सी है, और ना ही कोई ईस्ट से क्योंकि साइड बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है. तो ये जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं इसे इंसुलैरिटी प्रोवाइड करते हैं. इंसुलैरिटी मीन्स आइसोलेशन, यानी कि दूसरी जगहों से इसे आइसोलेटेड रखते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं. और इसी वजह से हमारे यहाँ की जो लिंग्विस्टिक्स यानी कि जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, सबकी डिफरेंट हैं, ठीक है ना. सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है. कल्चर जो है बिल्कुल वो भी डिफरेंट है. हम ये सिर्फ जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है ना, सिर्फ इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है. अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल. चाइना इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन. तो देखो चाइना, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कभी कभी साउथ एशिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे साउथ एशिया के पार्ट नहीं है. चाइना को इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है साउथ एशिया का, जबकि चाइना भी साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है. साउथ एशियन सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा था: भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एंड नेपाल. अब देखिए अब हम इनकी जो है ना पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. बस थोड़ा सा यहाँ से इनके बारे में पढ़ लेते हैं. डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. तो देखो 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या कर रही हैं, अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किए हुए हैं. और वो 2 कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया एंड श्रीलंका. ये साउथ एशिया की बात चल रही है. तो साउथ एशिया में 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जब से वो इंडिपेंडेंट हुई हैं तब से उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया हुआ है, यानी कि वहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है. जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, कभी मिलिट्री रूल आता है और कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है. पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो और श्रीलंका इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने फर्दर चैप्टर के अंदर. हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भूटान के और मालदीव्स के बारे में कि वहाँ पे कैसा हिसाब रहा है. जबकि बाकी की जो 4 कंट्रीज़ हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो हमारी पाकिस्तान है, चाहे वो हमारी बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, और चाहे वो श्रीलंका है. भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008 अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग. इट इमर्ज एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी. तो देखिए जो भूटान थी ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी 2008 के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि देखिए वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो तो क्या होगा, मोनार्क होगा, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्क करेगा. वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अवेलेबल होगा. तो भूटान जो है 2008 के अंदर क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और किंग के लीडरशिप के अंदर ही एक वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की फॉर्म में इमर्ज हो गया है भूटान.
मालदीव्स के बारे में पढ़ेंगे. द मालदीव्स, द अदर आइलैंड nation was a sultanate till 1968 when it was transformed into a republic with a presidential form of government. In June 2005, the Parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. The Maldivian Democratic Party dominated the political affair of the island. The MDP won the 2018 election. देखो जो मालदीव है वो एक आइलैंड नेशन है. आइलैंड किसे कहते हैं? अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. ठीक है ना. एक ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ क्या हो? वाटर हो, उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं. तो मालदीव जो थी ना वहाँ पे 1968 तक के वो सल्तनत था, लेकिन उसके बाद वो एक रिपब्लिक बन गया. रिपब्लिक किसे कहते हैं? रिपब्लिक इज़ अ स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड वन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन. रिपब्लिक उस कंट्री को कहेंगे जिस कंट्री के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा, उसे हम इलेक्ट करके लेके आएंगे, ना कि वो एक हेरिडिटरी पोजीशन होगी. ठीक है ना. तो मालदीव जो है वो 1968 में ट्रांसफॉर्म हो गया था एक रिपब्लिक स्टेट के अंदर. स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट ये वाला स्टेट नहीं है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये वाले स्टेट का मतलब नहीं है. स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है. विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है ना. तो 1968 के अंदर ये सल्तनत से ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में आ गया था? एक रिपब्लिक स्टेट में. और जहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. ठीक है ना. मैं अभी बताऊंगा किसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं. इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम. द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड. द MDP वॉन द 2018 इलेक्शन. तो देखो जून 2005 के अंदर जो पार्लियामेंट थी मालदीव की, उन्होंने यूनानिमसली यानी कि सब ने एक साथ एग्री होके मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. और वहाँ पे जो 2018 के इलेक्शंस थे वो किसने जीते थे? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. तो आपसे पूछा जा सकता है MDP की फुल फॉर्म तो वो क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. या आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री की पार्टी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी. तो देखो हर चीज़ की कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, और जब हमें टर्मिनोलॉजीज़ समझ में आ जाती है ना तो हमें उसके कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी होते हैं. जैसे क्रिकेट की अपनी एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हिट विकेट, LBW, लेग बिफोर विकेट. ठीक है ना. ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं. ऐसे ही फुटबॉल की हैं कि गोल, ठीक है ना, पेनल्टी, ये सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं? आपकी फुटबॉल में आती हैं. तो अगर हमें इन सब चीज़ों का पता होगा तो हम उसके कॉन्सेप्ट को ईजीली समझ सकते हैं. ऐसे देखिए पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं. जैसे अभी हमने पढ़ा किस वर्ड को? रिपब्लिक को. ठीक है ना. ऐसे हमने पढ़ा किसे? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऐसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं. और जो बच्चे नहीं आए थे क्लास के अंदर तो उनके लिए होमवर्क है, वो बताएंगे रिपब्लिक किसे कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं. साथ ही साथ देखिए इसके अंदर एक बहुत प्यारा वर्ड यूज़ हुआ है, यूनानिमसली. ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है यूनानिमसली, और इसका जो सिनोनिम है वो है कॉन्सेंसस. तो इसका मतलब होता है जब सब लोग एग्री करें किसी बात के लिए, उसे कहते हैं यूनानिमसली, यानी कि सब ने एक साथ उस पर एग्री किया. या इसकी जगह दूसरा वर्ड भी यूज़ होता है जिसका नेम क्या है? कॉन्सेंसस. अब हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो देखिए अभी तक के हमने क्या पढ़ा है? साउथ एशियन कंट्रीज़ के 7 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं. हमने ये पढ़ा है कि उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में कि नॉर्थ में उसके क्या है? माउंटेन्स हैं. साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है. ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल. और वेस्ट में क्या है उसके? अरेबियन सी. फिर हमने देखा इन सब फिजिकल फीचर्स की वजह से इस रीजन को क्या प्रोवाइड होती है? कि इंसुलैरिटी प्रोवाइड होती है, एक आइसोलेशन के अंदर रहता है. फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान और म्यांमार जो है इसके डिस्कशन में ले ली जाते हैं, लेकिन ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है. चाइना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन वो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है. फिर मैंने आपको बताया था 2 कंट्री ऐसी हैं साउथ एशिया के अंदर जो जब से इंडिपेंडेंट उन्हें मिली है तब से वो डेमोक्रेटिक हैं. और वो कौन कौन सी हैं? इंडिया एंड श्रीलंका. फिर मैंने आपसे बताया था भूटान के बारे में हमने डिस्कस किया. फिर हमने मालदीव्स के बारे में डिस्कस किया. अब मैंने आपको कहा था जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो उसमें से सबसे फर्स्ट कंट्री है वो कौन है? पाकिस्तान. तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे पहले कौन सी गवर्नमेंट आई, दूसरी कौन सी गवर्नमेंट आई. ठीक है ना. तो इसके लिए मैं आपको पढ़ते हैं हम इसे. द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. आफ्टर Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. He had to give up office when there was a popular dissatisfaction against his rule. This gave way to military takeover once again under the General Yahya Khan. During Yahya military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh.
and this is an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977. The Bhutto government was removed by General Zia-ul-Haq in 1977. General Zia faced a pro-democratic movement from 1982 onwards, and elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. ठीक है, तो देखो इसके अंदर बताया गया है कि जैसे पाकिस्तान क्या नाम है इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यानी कि जो जनरल वहाँ की कमांड थी पूरे पाकिस्तान की वो किसके पास आई? जनरल अयूब खान। और जनरल अयूब खान क्या थे? एक मिलिट्री रूलर थे, लेकिन इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन था, यानी कि लोग बाग इनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। इसी वजह से इन्हें एक और मिलिट्री रूलर थे, मिलिट्री जनरल थे, कौन? जनरल याया खान। जनरल याया खान ने इन्हें हटा दिया क्योंकि इनसे लोग बाग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे, तो इनकी जगह कौन आ गए? जनरल याया खान। जनरल याया खान के टाइम पे पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस को फेस कर रहा था, और इसी वजह से एक 1971 के अंदर वार हो गया किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो इमर्ज होकर आया एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन थे वहाँ पे जो जनरल थे? वो जनरल अयूब खान थे, लेकिन जनरल अयूब खान से लोग बाग सेटिस्फाई नहीं थे, इस वजह से वहाँ पे कौन आए? जनरल याया खान आए। लेकिन जनरल याया खान के टाइम पे पाकिस्तान को बांग्लादेश क्राइसिस फेस करने पड़े, फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि ईस्ट पाकिस्तान टूट गया और उसकी जगह एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो गई जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आफ्टर इसके बाद क्या हुआ? फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, लोगों का जो मिलिट्री रूल था उससे विश्वास हट गया था, लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे उससे, ठीक है, उसे रिलाई नहीं कर पा रहे थे, उस पर रिलायबल नहीं कर पा रहे थे, किस पे? मिलिट्री रूल पे। तो 1971 में वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, और इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इनके ये जो है इनका रूल कब से कब तक के चला? 1971 से 1977 के अंदर, 1971 से 1977 तक। लेकिन भुट्टो को भी जनरल ज़िया-उल-हक ने रिमूव कर दिया, यानी कि फिर एक और मिलिट्री कूप हुआ 1977 के अंदर, और जनरल ज़िया-उल-हक ने किसे रिमूव कर दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, ठीक है। और फिर जो ये जनरल ज़िया-उल-हक आए थे, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फेस करना पड़ा। 1982 से बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे। प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है? जो डेमोक्रेसी के फेवर में हूँ, ठीक है ना। तो 1982 में वहाँ पे लोग बाग बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के फेवर में आ गए थे और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? जनरल ज़िया-उल-हक के अगेंस्ट। और इन मूवमेंट के चलते जनरल ज़िया-उल-हक को हटा दिया गया, और 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तहत वहाँ की लीडर बन गई, ठीक है ना, बेनज़ीर भुट्टो। अब देखिए फिर वहाँ पे इलेक्शंस होने लगे, कभी बेनज़ीर भुट्टो जीतती थी और कभी नवाज शरीफ जीतते थे। तो देखिए सबसे बड़ा फेज़ था 1988 से लेकर 1999 तक के, जब पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी रही। लेकिन 1999 के अंदर क्या हुआ? जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने मिलिट्री कूप किया और नवाज शरीफ को हटा दिया, और 2001 के अंदर जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को क्या कह दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का, ठीक है ना। लेकिन फिर 2008 के अंदर क्या आई? पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आई, और जब से अब तक के वहाँ पे क्या है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो देखो इसे आप एक एक्रोनिम के थ्रू याद रख सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं आप PZZBNP, यानी कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर गए और आपने वहाँ पे जलजीरा वाले से जलजीरा लिया, तो आपने उसे क्या किया? जब जलजीरा पी लेंगे तो उसे पे करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? पे किसे पे करेंगे? जलजीरा भाई, ठीक है ना, जलजीरा वाले भाई को। और क्या दिया आपने उसे? 9 पेन। पे क्या किया आपने उसे? 9 पेन। तो देखो P4 पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सबसे पहले मिलिट्री रूलर कौन थे? अयूब खान, ए से अयूब खान, फिर वाई से याया खान। फिर देखो 1971 में क्या हुआ? याया खान भी हट गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। फिर उसके बाद कौन आए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक रूलर थे, लेकिन उन्हें 1977 में हटा दिया गया। उनकी जगह कौन आए? जनरल ज़िया-उल-हक, ठीक है। लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक के अगेंस्ट भी क्या हुए? बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए, और 1988 में वहाँ पे कौन है? एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वुमेन आई जिनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। तो बी से कौन है? बेनज़ीर भुट्टो। फिर उनके बाद देखिए नवाज शरीफ भी आए, और फिर परवेज़ मुशर्रफ आए 1999 के अंदर, जिन्होंने मिलिट्री कूप किया था, ठीक है। तो आप इस एक्रोनिम के थ्रू इस पूरे पैराग्राफ को याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर 2018 से क्या है? 2008 से क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। तब हम यहाँ पे ये तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था?
डिफाइन द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, के किस तरह वहाँ पे मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी आई पाकिस्तान के अंदर, ये सब आपको बताना है। अब देखिए आपके सेकंड क्वेश्चन आता है फेलियर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन पा रही थी पाकिस्तान के, उसके रीजंस लिखने हैं। तो देखिए इसके 4 और 5 रीजंस हैं जो आपको लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये है द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड द लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रिक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। तो फर्स्ट रीज़न तो इसका क्या है, जहाँ पे जो है ना सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी। किसकी डोमिनेंस थी सोसाइटी पे? मिलिट्री की, क्लर्जी की। क्लर्जी उसे कहते हैं देखिए जो रिलीजियस हेड होते हैं, जैसे देखिए हिंदूज़ के अंदर पंडित होते हैं और जो क्रिश्चियन होते हैं वहाँ पे फादर वगैरह होते हैं। इसी तरह जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर पे मौलवी वगैरह होते हैं, जो आलिम वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर डोमिनेंस किसकी थी? मिलिट्री की थी, क्लर्जी की थी। और एक एरिस्टोक्रेट वो होते हैं जो अल्ट्रा रिच होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं। तो वो वहाँ पे क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। और इसी वजह से क्या होती रहती थी, जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती थी। किसके द्वारा? मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, इसी वजह से जो प्रो मिलिट्री ग्रुप थे, प्रो मिलिट्री ग्रुप यानी कि जो मिलिट्री को फेवर करते हैं, वो क्या हो गए थे? वहाँ पे पावरफुल हो गए थे, ठीक है ना। दूसरा रीज़न ये था जिस वजह से वहाँ पे क्या थी? अनस्टेबल डेमोक्रेसी थी। थर्ड रीज़न पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड चार्टेड डेमोक्रेसी एंड दैट द आर्मी स्टे इन पावर इज़ देयरफॉर जस्टिफाइड। जो पाकिस्तान के लोग थे वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। इस वजह से वो कहते थे कि जो आर्मी रूल है वो जस्टिफाई है, बेहतर यह है कि हमारी कंट्री के अंदर आर्मी रूल हो। ये तीसरा रीज़न था कि वहाँ पर अनस्टेबल डेमोक्रेसी थी। फोर्थ रीज़न हम पढ़ रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स and the other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their own reason. Given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist group, the military regime in Pakistan has been seen as the protector of the Western interest in West Asia and South Asia. तो देखिए जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज़ थी, जैसे आपकी यूएसए हो गई और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वो भी मिलिट्री गवर्नमेंट को फेवर करती थी। वो मिलिट्री गवर्नमेंट को फेवर क्यों करती थी? क्योंकि उन्हें इस बात का फेयर था, किस चीज़ का, कि एक वहाँ पे वो मानते हैं कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और वो जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सनल है, न्यूक्लियर आर्सनल मीन्स पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है, आर्सनल का मतलब होता है वेपन। तो पाकिस्तान के पास जो है ना न्यूक्लियर जो वेपन है वो इन टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए। तो ये ख़तरा किसे था? जो पावरफुल कंट्रीज़ थी। तो वो मानते थे कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं, यानी कि इन जो न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के, उन्हें टेररिस्ट के हाथ में जाने से कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? मिलिट्री। इस वजह से वो भी क्या चाहती थी, सुपर पावर्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, पावरफुल कंट्रीज़, के पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है। तो इन 4 रीजंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर हमेशा क्या रही है? अनस्टेबल डेमोक्रेसी। अनस्टेबल डेमोक्रेसी का मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रुक नहीं पाई है, कभी डेमोक्रेसी आती थी, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री रूल। देखिए एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये देखिए इसके रीजंस में नहीं है, ये आपको बाद में लिखना है। अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स इन द कंट्री, पाकिस्तान हैज़ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही है, लेकिन वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है, जो डेमोक्रेटिक फीलिंग है, वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा फ्री है, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, जबकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही है, एक स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही है। दूसरी बात, वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हैं, जो इंसानियत के लिए मूवमेंट किए जाते हैं, जो इंसानियत को फेवर करते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ठीक है ना। इस पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री इन पाकिस्तान, एंड सेकंड फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेल रहा है कि वो स्टेबल डेमोक्रेसी को मेंटेन कर पाए अपनी कंट्री के अंदर। नाउ मूव टू द थर्ड हेडिंग, दैट इज़ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब हम बांग्लादेश के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी आई और कैसे डेमोक्रेसी वहाँ से हटी थी। Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. It consists of the
partition areas of Bengal and Assam from British India, the people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of the Urdu language. तो देखो पाकिस्तान जो था ना 1947 से 1971 तक के, सॉरी जो बांग्लादेश था 1947 से 1971 तक के पाकिस्तान का एक ही पार्ट था, और इस बांग्लादेश को हम क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये बना किससे था, जब पार्टीशन हुआ था ना ब्रिटिश इंडिया का, यानी कि जब अखंड भारत था, ठीक है ना, उससे बंगाल और असम के रीजन से हमने किसे बनाया था, ईस्ट पाकिस्तान को बनाया था। और इनके जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रिसेंटेड थे। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान था वो अपने कल्चर को डोमिनेट करा रहा था और इम्पोज कर रहा था, अपना कल्चर इम्पोज कर रहा था किसके ऊपर, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज कर रहा था किसके ऊपर, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। इस वजह से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था ब्रिटेन जो बांग्लादेश के लोग थे किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट। Soon after the partition, they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language. They also demanded fair representation in administration and a fair share in political power. Sheikh Mujibur Rahman led the popular struggle movement against West Pakistan domination. He demanded autonomy for the eastern region. In the 1970 elections in then Pakistan, the Awami League led by Sheikh Mujib won all the seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed constituent assembly for the whole of Pakistan. But the government dominated by the West Pakistani leadership refused to convene the assembly. Sheikh Mujib was arrested under the military rule of General Yahya Khan. The Pakistan army tried to suppress the mass movement of Bangladesh people. Thousands were killed by the Pakistan army. This led to a large-scale migration into India, creating a huge refugee problem for India. These resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended in the surrender of the Pakistan forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country. तो देखिए अभी तक के हमने डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश वाले पैराग्राफ अंदर ये पढ़ा था कि जो बांग्लादेश के लोग थे वो बहुत इस बात से नाराज़ थे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उनके ऊपर अपने कल्चर को इम्पोज कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ उसके बाद से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट, जो अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा था उनके कल्चर के साथ और उनकी लैंग्वेज के साथ। और वो अपने प्रोटेस्ट में और भी चीज़ें थी जिन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। वो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। फेयर रिप्रेजेंटेशन यानी कि जितने प्रोपोर्शन में हमारी पॉपुलेशन है उतने परसेंटेज के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के अंदर। वो पॉलिटिकल पावर के अंदर भी अपनी फेयर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, यानी कि वहाँ के जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है वहाँ पे भी उनके उतने ही परसेंट मेंबर्स हों, एमपी हों, जितने उनके क्या हैं पॉपुलेशन है। वो ईस्टर्न रीजन के लिए ऑटोनॉमी चाहते थे। ऑटोनॉमी मींस इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो 1917 के अंदर एक इलेक्शन हुए और शेख मुजीबुर रहमान थे जिनकी अपनी एक पार्टी थी अवामी लीग। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किए और उन्होंने मेजॉरिटी सिक्योर की। मोस्ट ऑफ द सीट्स हैव बीन वॉन बाय द शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसे डोमिनेट कौन करता था, वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उसे डोमिनेट करता था। और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, ना कि उन्हें वहाँ का पीएम बनाया गया। किसके कौन, और वहाँ पे रूलर कौन था उस टाइम पे पाकिस्तान का, जनरल याह्या खान। जब तक कि हमने पढ़ा था, क्योंकि जनरल याह्या खान के अंडर ही क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। तो जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने जो है ना बंगाली मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश की, और इसके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स थे वो किल्ड हो गए पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और फिर लोगों ने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कहाँ से, बांग्लादेश से किसकी साइड, इंडिया की साइड। और इंडिया ने उन्हें हेल्प भी किया, फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी। और इसी बीच जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो गया दिसंबर 1971 के अंदर। और इसका रिजल्ट ये रहा कि ईस्ट पाकिस्तान जो था वो टूट गया और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के आई बांग्लादेश। और वहाँ पे पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर किया था। उसके बाद देखिए जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है, जैसे भी बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुई, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। ठीक है, बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। हाउएवर इन 1975 शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ government. He abolished all parties except his own, the Awami League. This led to conflict and tension in a dramatic and tragic moment. He was assassinated in a military uprising in August 1975. तो फिर देखिए बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और उसने बताया कि हमारा फेथ रहेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तीन चीज़ें मेन रहेंगी, दैट इज़ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म।
ये भी देखिए क्या है, आपकी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप इनके भी मुझे मीनिंग बताएंगे क्या होते हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म। ये सब चीज़ें भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताई हैं। फिर देखिए 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने शिफ्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनके भी आपको मतलब बताने कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इन्होंने सारी की सारी पार्टीज़ को वहाँ से अबॉलिश कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, अवामी लीग, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई, बहुत ज़्यादा टेंशन इमर्ज हुई, और फिर एक उन्हें एसिनेट कर दिया गया 1975 के अंदर, अगस्त 1975 के अंदर मिलिट्री अपराइजिंग के अंदर। यानी कि एसिनेट का मतलब क्या होता है, उन्हें उनकी उनकी क्या है, मर्डर कर दिया गया उनका, 1975 के अंदर उन्हें मर्डर कर दिया गया। फिर देखो, द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन इलेक्शन इन 1979। ही वॉज एसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलो अंडर द लीडर ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। उसके बाद देखिए 1979 के अंदर एक न्यू मिलिट्री रूलर है, कौन, जियाउर रहमान, और उनकी अपनी एक पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो 1979 में जीती थी, लेकिन उन्हें भी एसेसिनेट कर दिया गया। और उनके बाद एक न्यू लीडरशिप आई, किसकी, HM इरशाद की, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद की। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बिन वर्किंग इन बांग्लादेश। उसके बाद देखिए HM इरशाद के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट किए, और इसके अंदर स्टूडेंट जो थे बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट में थे, यानी कि सबसे आगे वही थे। और देखो इस प्रोटेस्ट के सामने जो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद थे, उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा 1990 में, और 1991 के अंदर इलेक्शन हुए, और उसके बाद से जो आपकी क्या नाम है बांग्लादेश है, वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, और कैसी गवर्नमेंट है वहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अब आपको ये भी बताना है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फिर से एक क्या है, टर्मिनोलॉजी है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। ठीक है। और उसके बाद ये बताना है कि मल्टी पार्टी कंट्री किसे कहते हैं। फिर वहाँ पे क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई, और साथ ही साथ वहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस भी स्टार्ट हो गए। अब हम पढ़ेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. Though this period, political parties and the common people of Nepal wanted a more open and a responsive system of government. But the king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. तो देखो नेपाल जो है सबसे पहले एक हिंदू किंगडम था, लेकिन बाद में वो मॉडर्न पीरियड के अंदर किसके अंदर आया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए वहाँ पे। उसके बाद जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी और जो लोग थे नेपाल के, वो चाहते थे वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बने। फिर से एक टर्मिनोलॉजी आई, आपको ये बताना है कि रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए वहाँ पे पहले क्या था, एक हिंदू किंगडम था, हिंदू किंगडम के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, लेकिन वहाँ के लोग और पॉलिटिकल पार्टीज चाहते थे वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, लेकिन जो किंग था उसका फुल कंट्रोल था गवर्नमेंट के ऊपर, और उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन को ख़त्म कर दिया उस वक्त। The king accepted a demand for a new democratic constitution in 1990 in the wake of a strong pro-democratic movement. However, democratic government had a short and troubled career. तो देखिए किंग ने जो है वहाँ के 1990 के अंदर क्या किया, एक्सेप्ट कर ली कि वहाँ पे एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट और डेमोक्रेसी के फेवर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो नेपाल के अंदर। इस वजह से किंग ने उन सब की डिमांड को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जो नेपाल के लोग थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे बनी 1990 के अंदर, उसका जो कैरियर था वो बहुत छोटा था, थोड़े टाइम में वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believe in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. For some time, there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrat and the Maoist. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. तो देखो 90s के अंदर वहाँ पे एक मॉइस्ट जो थे वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे पूरे नेपाल के अंदर। मॉइस्ट जो है ना, ये होते हैं जो अपने डिमांड को फुलफ़िल कराते हैं विद इंसरेक्शन यानी कि विद वायलेंस के थ्रू अपनी जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कराना चाहते हैं। तो देखो वहाँ पे क्या हुआ, जो मॉइस्ट थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो वहाँ के किंग थे, उनके बीच में लड़ाई होने लगी, और कभी कभी वहाँ पे ट्रायंगुलर वॉर चलता था। ट्रायंगुलर वॉर किस किस के बीच में चलता था, मोनार्किस्ट फोर्सेस के बीच में, डेमोक्रेट्स के बीच में और मॉइस्ट के बीच में। फिर 2002 के अंदर जो किंग थे उन्होंने पार्लियामेंट को भी अबॉलिश कर दिया, और जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म हो गई 2002 के अंदर। जो कब आई थी वहाँ पे, 1990 के अंदर क्या थी, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी बनी थी, लेकिन फिर 2002 के अंदर वो ख़त्म हो गई। In April 2006,
There were massive countrywide pro-democratic protests. The struggling pro-democratic forces achieved their first majority victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. The large non-violent movement was led by the seven party alliance, the Maoist and social activist. तो देखो 2006 के अंदर फिर से जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए, बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुए, यानी कि डेमोक्रेसी के फेवर में, ठीक है। और इसके बाद जो है ना जो किंग थे उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा, और उन्होंने स्टेप डाउन नहीं मतलब उन्हें अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से रिस्टोर किया उन्होंने, जिसे उन्होंने 2006 में हटा दिया, 2006 के अंदर उन्हें से फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को स्टोर करना पड़ा, जिसे उन्होंने 2002 में हटा दिया था। और ये जितने भी मूवमेंट थे ना प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो थे, इन्हें ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थे और इन्हें लेड कौन कर रहा था? 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। Nepal transition to democracy is almost complete. Nepal has undergone a unique moment in its history because it formed a constituent assembly to draft the constitution for Nepal. तो यानी कि कह रहे हैं कि देखो नेपाल का जो ट्रांजिशन था डेमोक्रेसी में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि हो ही चुका था कंप्लीट। अब वहाँ पे क्या था, एक उसकी हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक मोमेंट आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जो नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। सम सेक्शन इन नेपाल थॉट दैट अ नॉमिनल मोनार्की वाज नेसेसरी फॉर Nepal to retain its link with the past. The Maoist group agreed to suspend armed struggle. They wanted the constitution to include a radical program of social and economic restructuring. All the parties in this period did not agree with this program. The Maoist and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. In 2008, Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy. In 2015, it adopted a new constitution. तो देखो अब इसके अंदर जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो जो मॉइस्ट थे उन्होंने कह दिया था कि अब हम आर्म स्ट्रगल नहीं करेंगे, अब हम वायलेंस का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या चाहते थे कि जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत रेडिकल चेंज आए। रेडिकल चेंज आने का मतलब है बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा चेंज आए। ये वो चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसे दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि दोबारा से बनाया जाए। तो देखो जितनी भी 7 पार्टी अलायंस की जितनी भी पार्टीज़ थी वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर पा रही थी, और जो माइस्ट और जो अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो सस्पिशियस थे कि इसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अपना इन्फ्लुएंस डालेगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। फिर देखिए 2008 के अंदर जो है नेपाल जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गई और मोनार्की को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और 2015 के अंदर नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you just need to go through the textbook one time at your own. Thank you.